नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने दो तीन छोटे से वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा जिसमें बीजेपी के कुछ गुंडे एक एनसीपी वर्कर को मारते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं पर पानी का कितना कहत है उसकी एक तस्वीर मैं आपको बताऊंगा और साथ ही खुद बीजेपी के लोग चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे हैं, वो भी एक वीडियो बताऊंगा। और आज का सबसे अहम तरीन मौजू वो है अफ्रीका के 4 ममालिक मुस्लिम ममालिक में इस वक्त सियासी जो बहरान है वो बहरान किस तरह आलम इस्लाम को ले डूबेगा। मैं उस पर आज बहस करने वाला हूँ, उस पर तफसीलात से रोशनी डाल रहा हूँ। तो नाज़रीन आप लोगों से तफसीलात में जाने से पहले दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो नाज़रीन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये बीजेपी गुंडों की वो वीडियो है जो सामने दिखाएं इसको, जिसमें जो है भोपाल में एक शख्स ने जो एसडीएम ऑफिस के सामने एक एनसीपी के वर्कर ने सिंह ठाकुर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ब्लैक जो है झंडा दिखाया था, काला झंडा दिखाया था। तो उसकी वजह से गुस्से में आए हुए बीजेपी के गुंडे उसको पकड़ करके मारने लगे और फिर जो है पुलिस आकर के उसका बचाव करती है। ये वीडियो में साफ तौर पे नजर आ रहा है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि बीजेपी के कारकुनान इस वक्त किस तरह जगह जगह पर कानून को हाथ में लेकर के जमहूरियत की और सेकुलरिज्म की और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरे जो वीडियो नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूं वो वीडियो है एक ऐसे बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार गौतम गंभीर की रैली में जब उनके खुद बीजेपी कारकुनान थे तो उन्होंने खुद जो है उनकी मुखालिफत में चौकीदार चोर है की आवाज़ें लगा रहे हैं और ये वीडियो खूब वायरल हो रही है। चौकीदार चोर है के नारे तो वैसे तो कांग्रेस और उसके हामी लगा रहे हैं, लेकिन खुद बीजेपी के कारकुनान की जानिब से लगाए जाने की वजह से ये वीडियो मुसलसल वायरल होती जा रही है। 1-2 सेकंड के लिए आप आवाज भी सुन लें। नाज़रीन अब ये जो वीडियो चलेगी आप लोगों के सामने बहुत ही अफसोसनाक है। हम लोग किस तरह से जो है पानी को बेतहाशा बहाते हैं और बहुत सारे नासिक में और बहुत सारे लोग जंग की बात कर रहे हैं, 2019 पार्लियामानी इंतखाबात के लिए फौजियों की बात कर रहे हैं। ज़मीनी सतह पर यहाँ के अवाम की क्या हालत है वो हालत ये वीडियो बयान कर देगी। देखिए कि बर्देवाड़ी नासिक ज़िले महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में आने वाले बर्देवाड़ी इलाके में 60 फीट कुएं में एक औरत पीने के पानी के लिए उतर रही है। इस मंजर को देखकर खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये जो सियासतदान दावा करते हैं कि खुशहाली है तो वो खुशहाली कहाँ है, ये देख लीजिए।
नाज़रीन, इस वक्त बल्कि आजकल अफ्रीका के 4 मुस्लिम ममालिक इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। आप लोगों को पता हो कि ना हो, लेकिन ये हकीकत है। मैंने मिस्र के बारे में कुछ दिन 2 दिन कबल बताया था कि वहाँ पे जो है सीसी किस तरह से जो है फिरौन बनने की कोशिश कर रहा है और आइन में तरामीम करके किस तरह खुद वो सदारती हल्के पर, उसकी कुर्सी पर विराजमान होना चाहता है जबरन। अब सूडान का भी यही हाल है और अलजायर का भी यही हाल है और लीबिया का भी यही हाल है। इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है वहाँ की। दरअसल शाहीन नज़र ने एक बेहतरीन अंदाज में इसका खुलासा किया है दी वायर के लिए। मैं उसी की कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखूंगा, उनके शुक्रिया के साथ कि अफ्रीका के 4 ममालिक इन दिनों सुर्खियों में है, सूडान और अलजायर, इसलिए कि इन दोनों मुल्कों के अवाम ने 2 ऐसे सरबराहों से नजात पाई है जो इख्तिदार पर एक अरसे से काबिज थे और ज़बरदस्त मुखालिफतों के बावजूद हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तीसरा मुल्क है मिस्र, जहाँ के फौजी डिक्टेटर ने अपने इख्तिदार को दवाम बख्शने के लिए आइन में तब्दीली लाने की पहल की है। और चौथा मुल्क है लीबिया, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की बेसाखी पर कायम हुकूमत एक बागी जनरल के हमलों की जद में आकर अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। राजधानी त्रिपोली के मुजाफात में घुमसान का रंग पड़ा हुआ है और अमेरिका और रूस के बीच लीबिया के मसले पर रस्साकशी शुरू हो चुकी है। इन चारों मुल्कों में चंद कदरें मुश्तरक हैं जो एहतिजाज की वजह बने। हर जगह हाकिम आवाम पर मुसल्लत किए गए थे, हर जगह हुक्मरान तबका वसाइल की लूट खसोट में लगा हुआ था और अवाम बदहाली का शिकार हो गए थे। हर जगह हाकिम ने इख्तिदार पर कब्जा जमाने के बाद अपने आप को अवाम के जरिए मुंतखब भी करवाया था और लगातार गालिब अक्सरियत से जीत कर अपने इख्तिदार को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहा था। सबसे ज्यादा तकलीफदह अम्र यह है कि तमाम ही मुल्कों में फौज की ताकत का इस्तेमाल खारिजी दुश्मनों की बजाय दाखिली तौर पर अपनी अवाम के खिलाफ हो रहा था, खासकर दानिश्वरों और तलबा और तालिबात के खिलाफ जो बदउनवानियों के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्अत कर रहे थे। मिस्र में सिलसिला हुनूस जारी है, जबकि सूडान में सदर उमर अल बशीर और अलजायर में सदर अब्दुल अजीज बोतफ्लिका का तख्ता पलटा जा चुका है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इख्तिदार की बागडोर अवामी नुमाइंदों के हाथों में आ चुकी है। दोनों जगह फौजी जनरल्स हरकत में आ चुके हैं। सूडान में फौज ने बराह रास्त इख्तिदार की बागडोर संभाली है और भड़की हुई आवाम को काबू में करने की तदबीरें कर रही है और अलजायर में फौज खुद को आवाम का साथी बताकर उन्हें झांसा देने की कोशिशों में लगी हुई है। फौज का यह तरीक़ाकार नया नहीं है। अवामी इनकलाब के हड़पने का कामयाब तजुर्बा फौज ने अभी 6 साल कबल मिस्र में किया था। हुस्नी मुबारक की 30 साल डिक्टेटरशिप के बाद मुंतखब शुदा सदर और पार्लियामेंट को मुश्किल से साल भर चलने दिया गया। फौज ने साजिश करके सदर मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलट दिया और मुर्सी समेत बेशतर अवामी नुमाइंदों को जेल भेज दिया गया। अमेरिका और जमहूरियत के अलमबरदार तमाम ताकतें खामोश तमाशाई बनी रही, बल्कि कुछ ने बराह रास्त और कुछ ने बिलावास्ता तौर पर फौजी आमिर अब्दुल अजीज अस्सीसी फिरौन को माली इमदाद और सियासी हिमायत फराहम की, शायद इसलिए कि मोहम्मद मुर्सी फिलिस्तीनियों की खुलकर हिमायत कर रहे थे, जिससे इसराइली और अमरीकी मफाद और खित्ते की शाही खानदानों को अपना वजूद खतरे में पड़ने लगा था। इस वक्त वही अस्सीसी मिस्र के मुंतखब शुदा सदर हैं। इस हफ्ते वो एक रेफरेंडम करवा रहे थे, जैसा कि मैंने कहा, जिसके बाद 2030 तक वो मुल्क के सदर बने रह सकेंगे। मुल्क में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगी हुई है और ज्यादातर लीडरान जेल में बंद हैं। जो बाहर हैं वो मुजाहमत करने की हालत में नहीं है। सोशल मीडिया पर इस रेफरेंडम को नाकाम बनाने की अपीलें जरूर आ रही हैं, जिन पर हुकूमत सख्त नजर रखे हुए। खबर है कि अब तक 30,000 इंटरनेट साइट्स बंद किए जा चुके हैं। सूडान की बात करते हैं। सूडान में उमर अल बशीर को गिरफ्तार करने के बाद सदर की कुर्सी पर मुल्क के वजीर दिफा और फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद अवाद इब्न औफ बैठ गए और ऐलान किया कि उन्होंने आरजी हुकूमत कायम की है, जो 4 सालों में इख्तिदार की बागडोर अवामी नुमाइंदों को सौंप देगी। एहतिजाज कर रही अवाम का ऐसा दबाव था कि महज 24 घंटे में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, मगर जाते जाते उन्होंने एक दूसरे जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान को कुर्सी पर बिठा दिया, जिसने 4 साल की बजाय 2 साल की मोहलत मांगी है। सूडान प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, असातिज़ा और वकीलों वगैरह की एक निस्बतन नई तंजीम है और जिसके बैनर तले अवामी एहतिजाज जारी है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उसकी मांग है कि अल बशीर का जाना काफी नहीं, उनके साथ तमाम लोग बशमूल फौजी अफसरान इस्तीफा दें और एक सिविलियन हुकूमत कायम हो, जिसका काम मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात कराना हो, ताकि हकीकी मानों में जमहूरियत बहाल हो सके।
फौज के जरिए बनाई गई मिलिट्री काउंसिल को एहतिजाजियों ने रद्द कर दिया है और सिविलियन काउंसिल के क़याम की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूडान प्रोफेशनल एसोसिएशन के कारकुन आर्मी हेड क्वार्टर्स के बाहर धरने पर बैठे हैं और मुल्क में जगह जगह एहतिजाजी जलसे हो रहे हैं। मिलिट्री काउंसिल ने उमर अल बशीर के खिलाफ मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। इसका दावा है कि उनके घर से $3.5 लाख अमेरिकी डॉलर और 60 लाख यूरो मिले हैं। फौज की कोशिश है कि अवामी गुस्से को अल बशीर की तरफ से मोड़ दिया जाए, जबकि फौज अल बशीर की तमाम तर बदउनवानियों और बेजा हरकतों में बराबर की हिस्सेदार रही है। उनकी सारी ताकत का सरचश्मा फौज ही थी। अल बशीर के खिलाफ एहतिजाज का सिलसिला 4 महीने पहले शुरू हुआ था। इब्तिदाअन महंगाई के खिलाफ रैलियों से हुई जो जल्द ही सियासी तब्दीली की मांग में बदल गई। बेरोजगारी और बदउनवानी से तंग आई दबी कुचली आवाम सड़कों पर निकल आई और दर्जनों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। 75 साल उमर अल बशीर फौज में कर्नल थे, जो 1989 में मुंतखब शुदा वज़ीर आज़म सादिक अल महदी का तख्ता पलटकर इख्तिदार में आए थे। फिर हसन अत-तुराबी, जो कि एक इस्लामी पार्टी के लीडर थे और पार्लियामेंट की स्पीकर भी, उनके साथ मिलकर पार्लियामेंट को तहलील किया, सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगाई और अपनी मर्जी का कानून बनाया। आगे चलकर अत-तुराबी से उनके इख्तिलाफात हो गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। 2003 में अल बशीर पर सूडान के दारफर इलाके में गैर अरब बाशिंदों पर नस्ल कशी का इल्जाम लगा, जिसमें 2 से 4 लाख लोगों के मारे जाने और 27 लोगों के बेघर होने का अंदाजा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इन पर वार क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मुकदमा चलाकर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। ये दुनिया के पहले सदर थे जिनके खिलाफ इख्तिदार में रहते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। फौज ने उनकी गिरफ्तारी के साथ ही ये ऐलान भी किया कि किसी सूडानी को इंटरनेशनल कोर्ट के हवाले नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं अलजायर की। अलजायर के सदर अब्दुल अजीज बोतफ्लिका, जिन्होंने 2 अप्रैल को मुसलसल 2 माह के मुजाहिरों के बाद इस्तीफा दिया। कोई जिंदा लाश तो कोई फ्रेम बुलाता है। कोई 2013 में फालिज का दौरा पड़ने के बाद वो माजूर हो चुके थे। अब्दुल अजीज बोतफ्लिका और अवामी इज्तिमात में हिस्सा लेना बंद कर दिया था। इन इज्तिमात में उनकी जगह उनकी फ्रेम की हुई तस्वीर इस्तेमाल होती थी। मुल्क की असल बागडोर आला फौजी क़यादत और गैर मुंतखब कारोबारी अफराद के हाथों में थी, जिन पर इल्ज़ाम था कि इन लोगों ने मुल्की वसाइल पर कब्जा कर रखा था। अवाम बोतफ्लिका के इस्तीफे से खुश तो है मगर मुतमईन नहीं। उसकी मांग है कि उनकी पूरी टीम बशमूल फौज मुस्तफ़ा हो जाए। फरवरी में जो एहतजाज शुरू हुआ था वो अब भी जारी है। लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और हर दिन की तादाद में इजाफा हो रहा है। इधर फौज खुद को आवाम का दोस्त बता रही है, मगर आवाम इस झांसे में आने को तैयार नहीं है। वो फौज को भी अपनी बदहाली का जिम्मेदार मानती है। ये फौज ही थी जिसने मुल्क के पहले आजादाना इंतखाबात को पूरा नहीं होने दिया था। पहले राउंड में इस्लाम पसंद इस्लामिक सोल्यूशन फ्रंट जीत के करीब थी, मगर फौज ने इलेक्शन रद्द करके सोल्यूशन फ्रंट के लीडरों को जेल में डाल दिया था, जिसके बाद पूरे मुल्क में खाना जंगी फैल गई। 10 साल तक मुल्क में इंतशार फैला रहा। साल 2000 में बोतफ्लिका उसी नाम पर इलेक्शन जीत कर आए थे कि मुल्क में अमन बहाल करेंगे और खुशहाली लाएंगे, मगर उन्होंने वही किया जो तीसरी दुनिया के रहनुमा आमतौर पर करते हैं। उन्होंने बड़े कारोबारियों के हाथों मुल्क को बेच दिया। यहां तक कि साल 2013 में जब उन पर फालिज का दौरा पड़ा और वो किसी लायक नहीं रहे, उसके बावजूद उनके हवारियों ने उन्हें इलेक्शन में उतारा और उनके नाम पर बंदरबांट करते रहे। फौज भी इस बंदरबांट का हिस्सा रही। वो लोग अब भी उन्हें इलेक्शन लड़वाना चाहते थे, मगर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, इसलिए मजबूरन इस्तीफा दिलवाया गया। 8 अप्रैल को जो इलेक्शन होना था वो अब 2 जुलाई को होना तय पाया है। ये इलेक्शन कौन करवाएगा या इलेक्शन हो भी सकेगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं लीबिया की। लीबिया में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से खाना जंगी जारी है। आसार बता रहे हैं कि दूसरा शाम बनने जा रहा है। रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत से लीबिया में एक हुकूमत कायम है। बागी जनरल खलीफा हफ्तर, जिसे मशरिकी इलाके के कबालियों की हिमायत हासिल है, ने इस हुकूमत को चैलेंज कर दिया है। उसकी फौज राजधानी त्रिपोली के करीब पहुंच चुकी है। आलमी रिलीफ एजेंसीज के मुताबिक 200 लोग मारे जा चुके हैं, 1000 जख्मी हो चुके हैं और 25,000 लोग बेघर हो गए हैं। 2011 में नाटो फोर्सेस के जरिए कर्नल मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के खात्मे के बाद से लीबिया आज तक मुस्तहकम नहीं हो सका है। कबायली झगड़े अपने उरूज पर हैं। तेल की दौलत से मालामाल मुल्क पर दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरें भी गड़ी हैं। सलामती काउंसिल में लीबिया की जंगबंदी का जो रेजोल्यूशन बरतानिया ने पेश किया, अमेरिका और रूस दोनों ने उसकी हिमायत से इंकार कर दिया है। एक हफ्ते पहले तक अमेरिकी हुक्काम जनरल हफ्तर के खिलाफ बयान दे रहे थे। अब अचानक सदर ट्रंप ने इस बागी जनरल से फोन पर बात की है और उसके हक में बयान दिया है। यानी अमेरिका की लीबिया पॉलिसी बदल चुकी है। आगे हमें देखना है कि अब इन एशिया ममालिक के साथ अमेरिका और रूस का क्या घिनौना किरदार होता है, क्योंकि जहां जहां तेल की
जायदादें हैं, जहाँ जहाँ पर अल्लाह ताला ने कुदरत दी हुई है, कुदरती वसाइल दिए हैं, वहाँ वहाँ पर अमेरिका की ये सारी चीज़ें, उसकी नज़रें, लालची नज़रें गड़ी होती हैं और मुस्लिम ममालिक को तबाह करना ये अपना शेवा बना चुका है अमेरिका। अब 4 अफ्रीकन ममालिक, मिस्र तो वैसे ही तबाह हो चुका है, तबाह किया जा रहा है। लीबिया को जैसा कि आपने सुना शाम बनने जा रहा है, और फिर अब हालत है अलजायर की। अब अलजायर और जो है दूसरा मुल्क सूडान में भी अमेरिका अपनी मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका की मुदाखलत का मतलब ही निकलेगा कि वो तबाह करने की कोशिश करेगा। जी हाँ नाज़रीन, इन ममालिक की जोग्राफियाई सूरत हाल से, वहाँ के मंजरनामे से हमें अभी तक इल्म नहीं था। हम रोज़ाना की ख़बरों में इनकी ख़बरें देते हैं ताकि लोगों को आलम इस्लाम के बारे में भी ख़बरें और वहाँ के हक़ाइक़ मालूम हो। आप लोग सुनते भी हैं, लेकिन जो तफसील होती है उसके ऊपर हमारी नज़रें होना भी ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सही है और कौन गलत है। और सीधी बात का यही हमेशा पैगाम होता है कि हम हक़ाइक़ को आप लोगों के सामने पेश करते रहें। नाज़रीन, आज के लिए मुझे इजाज़त दें, कल फिर किसी और उन्वान के साथ आपके सामने हाजिर होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।